जब तुम्हारा मन भर जाए वहां खड़े होकर किसी दूसरे मर्द के सामने वेश्या की तरह अपना बदन दिखाने का, तो फौरन मेरे कमरे में आ जाना। इतना कहकर इश्तियार वहां एक पल भी नहीं रुका। उसने बस अपने हाथ जेब में डाले और सीढ़ियां चढ़ने लगा। फिर भी कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा और बेअसर आवाज में कहा, और मेरे कमरे में आने से पहले वह लाल साड़ी उतार देना, वरना तुम्हें जिंदा जलाने में साड़ी समेत मैं जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। इतना कहकर इश्तियार अपने कमरे की ओर चला गया। रूप पूरे समय सिर झुकाए रोती रही थी। इश्तियार की आखिरी बातों ने उसके बदन में सिहरन पैदा कर दी। उसकी साड़ी का आंचल जमीन पर ढीला पड़ा था, वही कपड़ा जिसे उसने कुछ पल पहले ही अपने सिर पर शालीनता से उड़ने के लिए इस्तेमाल किया था। आज एक होने वाले दूल्हे का परिवार रूप को देखने आया था। सब कुछ इश्तियार की जानकारी के बिना तय किया गया था, क्योंकि उसकी मां सुलेखा खानम जानती थी कि अगर उसे पता चला तो वो कभी यह शादी नहीं होने देगा। लेकिन उनका डर सच साबित हुआ। किसी तरह खबर सुनते ही इश्तियार अचानक वहां पहुंचा, जबकि उसे अस्पताल में होना चाहिए था। सुलेखा ने खुद रूप को वह साड़ी पहनाई थी, उनकी अपनी पसंदीदा गुलाबी साड़ी। वो लड़की अनाथ थी और घर में हर कोई, खासकर इश्तियार, उसके साथ हर मोड़ पर बहुत बुरा बर्ताव करता था। जरा सी बात पर भी वे उस पर हाथ उठाने से नहीं हिचकिचाते थे। सुलेखा बस उस लड़की को इस दुख से बचाना चाहती थी, वरना उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि 18 साल की कम उम्र में रूप उनसे दूर हो जाए। दूल्हे के परिवार को रूप पहली ही नजर में पसंद आ गई। और क्यों न आती, रूप बेहद खूबसूरत थी। उसका चेहरा उसकी माँ जैसा था, गोरा रंग, बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें, तीखी नाक और गुलाबी होठों का बेहतरीन मेल। ऊपर से वो एक अच्छे खानदान से थी। दूल्हे के परिवार को कोई एतराज नहीं हुआ। वे उसी दिन उसे सगाई की अंगूठी पहनाना चाहते थे और रूप ने सुलेखा का चेहरा देखकर कोई एतराज नहीं किया। लेकिन उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई जाती उससे ठीक पहले इश्तियार मिर्जा मैंशन में दाखिल हुआ। सनग्लासेस, रोलेक्स घड़ी और गले में लटका स्टेथोस्कोप, सब कुछ उसके रईस और प्रभावशाली अंदाज को दिखा रहे थे। उसके चेहरे के नैन नक्श बहुत आकर्षक थे, हालांकि अभी उस पर कोई भाव नहीं था। उसका जबड़ा कसा हुआ था, जो उसकी मजबूत और कसरती काया से मेल खाता था, ऐसी काया जो रेगुलर जिम जाने से बनती है। उसके बाल करीने से पीछे की ओर संवारे हुए थे, बस कुछ लंठे माथे पर आ रही थीं। काली शर्ट और ट्राउजर पहने, जिसकी आस्तीनें ऊपर की ओर मुड़ी हुई थीं, वो अपने कपड़ों के ऊपर पहने सफेद एप्रन में बहुत आकर्षक लग रहा था। इश्तियार पर एक नजर पड़ते ही नजरें हटाना मुश्किल हो जाता था। शायद इसी गंभीरता और मर्दानगी ने रूप का दिल और रूह बहुत पहले ही उसके नाम कर दिया था, हालांकि उसमें इसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं थी। इश्तियार की सख्त डांट के बाद रूप में दोबारा उसकी बात न मानने की हिम्मत नहीं हुई। अपनी आंखों से बचे हुए आंसू हाथ के पिछले हिस्से से पोंछकर वह अपने कमरे की ओर बढ़ गई। लेकिन जाने से पहले उसने सुलेखा की ओर देखा, जो अपराधी भाव से उसे देख रही थी। रूप वहां और नहीं रुकी और इश्तियार के आदेशों का पालन करने में जुट गई। वो इश्तियार के कमरे के बाहर खड़ी थी, हाथ में ब्लैक कॉफी का कप लिए एक ट्रे पकड़े हुए। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, जिससे ट्रे भी तालमेल में हिल रही थी। खुद को संभालने के लिए एक गहरी सांस लेकर उसने दरवाजा धकेला। वो सिर्फ कुंडी से बंद था, इसलिए उसके छूते ही पूरा खुल गया। रूप सिर झुकाकर कमरे में दाखिल हुई। हालांकि उसकी नजरें जमीन पर टिकी थीं, फिर भी वह अपनी तिरछी नजर से देख सकती थी कि इश्तियार बिना शर्ट के बिस्तर पर आधा लेटा हुआ था। मुड़ी हुई बाह पर सिर टिकाए वह अपनी तीखी, बाज जैसी नजरों से उसे घूर रहा था। रूप ने कांपते हाथों से कप बेड साइड टेबल पर रखा और जाने के लिए मुड़ी, लेकिन इश्तियार ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। जब उसने डरते हुए ऊपर देखा तो पाया कि इश्तियार ठीक उसके सामने खड़ा था। उसका सीना गर्व से तना हुआ था। उसकी बागी नजरें बार बार उसके बालों वाले सीने की ओर जा रही थीं। इश्तियार टेढ़ी मुस्कान के साथ रूप की ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाता है और कहता है, तुम मुझसे नजरें चुराती हो,
लेकिन जैसे ही तुम्हारी माँ कुछ कहती है, तुम किसी दूसरे मर्द के सामने होने वाली दुल्हन की तरह सज धज कर बैठ जाती हो। लगता है तुम्हारे चरित्र में ही कोई खोट है। उसकी बातों से रूप को चोट पहुंचती है। वो दोनों हाथों से उसे दूर धकेलती है और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए पलटकर जवाब देती है, मैंने तुम्हारी तरफ नहीं देखा था। इसमें मेरी क्या गलती है कि तुम्हारी हाथी जैसी चौड़ी छाती ने मेरा नजारा रोक दिया था। और हाँ, मैं जिसके भी सामने चाहूँ आऊंगी। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, है ना? इतना कहते ही इश्तियार मेज से गर्म कॉफी का मग उठाता है और सारा का सारा रूप पर फेंक देता है। तुरंत ही उसके चेहरे और हाथों में तेज जलन होने लगती है। जहाँ जहाँ गर्म कॉफी गिरी, वहाँ की त्वचा गहरे लाल रंग की हो जाती है। उसकी चीख इश्तियार के साउंड प्रूफ कमरे की 4 दीवारों के बीच ही दबकर रह जाती है। दर्द बर्दाश्त न कर पाने के कारण रूप जमीन पर गिर पड़ती है। फिर इश्तियार उसके सामने घुटनों के बल बैठता है, उसके बालों का एक गुच्छा मुट्ठी में पकड़ता है और कहता है, यह मेरी बात न मानने की सजा है। चूंकि यह पहली बार था, इसलिए सजा हल्की थी। अगली बार नियम और सख्त होंगे। जाओ, दूसरे मर्दों के सामने बेशर्मी दिखाओ या उन पर लट्टू हो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक तुम मेरे बच्चे को पाल रही हो, मेरे अलावा किसी भी मर्द के सामने आना सख्त मना है। मैं फिर कहता हूँ, तुम मेरे अलावा किसी के सामने नहीं आ सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा और तुम्हें अपाहिज बना दूंगा। रूप की हालत बहुत बुरी है। उसकी रूह इश्तियार की पकड़ से छूटने की बेताब कोशिश में तड़प रही है। नफरत भरी नजरों से उसे घूरते हुए वह कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इस नाजायज बच्चे को पूरे समय तक पालूंगी? कि मैं इसे जन्म दूंगी? कभी नहीं। मांस का ये लोथड़ा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि यह तुम जैसे राक्षस की औलाद है। और बताओ, इस बच्चे की पहचान क्या होगी? आखिरकार बदनामी तो मेरे ही हिस्से आएगी, जबकि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था। जो आपके लिए बस एक रात की गलती है, वह मेरे लिए जीवन भर के सम्मान का सवाल है। इसलिए मैं कभी भी आपके नाजायज बच्चे को जन्म नहीं दे सकती।